हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9th और 10th के लिए दोनों से संबंधित एक चैप्टर लेकर के आए हैं, बहुपद, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है दोनों क्लास के लिए। तो ये थोड़ा सा मान लीजिए अटपटा टाइप का चैप्टर है, लेकिन मज़ेदार है। इसमें है क्या कि बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि बहुपद क्या है। हमने उसके लिए दो परिभाषा लिखा है। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा से कोशिश करते हैं समझने का कि बहुपद क्या है। इसमें जो एक दो पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि अऋणात्मक का अर्थ क्या होता है। तो अऋणात्मक का अर्थ हुआ अ मतलब न ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि धनात्मक संख्या तो आप समझते होंगे। धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? यानी कि जो 1, 2, 3 जितनी प्रकृत संख्या है, ये अनंत तक, ये क्या है? धनात्मक है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर एक जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाना चाहिए। और ऋणात्मक मतलब कि धनात्मक होना चाहिए। घात, घात मतलब पावर। जैसे कि कोई बीजीय व्यंजक हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए 3x प्लस 1, कुछ भी लिख लेते हैं। एक ये बीजीय व्यंजक हो गया, यानी चरों का समूह हो गया। अब इन बीजीय व्यंजक में ये जो चर है, इन चर के हम पावर को देखते हैं, यानी ये पावर, यही घात कहलाता है। जैसे इसमें चर के पावर 3 है, इसमें चर के पावर 2 है, इसमें चर के पावर 1 है, इसमें चर नहीं है तो चर के पावर 0 है। ठीक है, तो इनके ये जो पावर है यही घात कहलाते हैं, यानी चर का पावर घात कहलाता है। तो ये घात समझ गया, घात समझ में आ गया होगा। और ऋणात्मक तो आप यहां समझ ही गए। तो मतलब कि किसी चर में x या y, किसी चर में, जैसे मैंने यहां x में ही लिया है और एग्जाम्पल भी x में दिखाया है, तो किसी चर में अगर कोई बीजीय व्यंजक तैयार होता है तो उस बीजीय व्यंजक में सबसे पहले देखना होता है कि उसका पावर जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर वो कहीं भी ऋणात्मक दिखता है तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक होना चाहिए, ये आरोही या अवरोही क्रम में हो सकता है। यानी पावर या तो घटते क्रम में हो सकता है, जैसे ये घटते क्रम में 2 के बाद 3 के बाद 2 1 घटते क्रम में है, या तो बढ़ते क्रम में हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इसका मेन जो पॉइंट है ये कि इसका पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब कि धनात्मक होना चाहिए। और एक अगला पॉइंट क्या है कि वो भी पावर पूर्णांक होना चाहिए। क्या? पावर हमेशा उनके पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जैसे पूर्णांक के अर्थ आप समझ रहे होंगे। ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न में नहीं होना चाहिए बल्कि पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि वो अंक पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां समझिए, तो ये क्या है? बहुपद है। अगर दूसरा हम एग्जांपल यहां पेश करें, x का पावर -2 प्लस एक्स के पावर 1 प्लस 2, क्या ये बहुपद है? तो हम पहले चेक करेंगे कि इसका पावर अऋणात्मक है, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। यहां पर ऋणात्मक आ गया तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि बहुपद नहीं है। ठीक है, अब एक और पेश कर लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 2/x² प्लस 3, क्या ये बहुपद है? आप तो कहोगे कि सर इसका पावर, यानी चर का पावर तो धनात्मक है तो बहुपद होना चाहिए। नहीं, इसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं और आगे ले जाने का। तो 2 ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर क्या हो जाएंगे? माइनस, यानी कि ये क्या हो गए? ये और ऋणात्मक नहीं हुए, यानी कि ऋणात्मक हो गए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। सीधा सीधा कहे तो पावर जो है इनके पहले तो पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक के साथ साथ अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। वो क्या होते हैं? बहुपद कहलाते हैं। दूसरे परिभाषा से, ठीक है, कि दूसरा परिभाषा क्या कहता है। तो दूसरा परिभाषा हमारे यहाँ है, क्या है? यहाँ पर a0 प्लस a1, यहाँ पर x1 कर सकते हैं, प्लस a2 x² प्लस a3 x³ प्लस डॉट डॉट प्लस an x⁴n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है
जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या होना चाहिए। मतलब कि ये कोई भी संख्या हो जाए इससे मतलब नहीं है, बट वास्तविक होना चाहिए। प्लस में माइनस में आप यदि वास्तविक संख्या की परिभाषा जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं याद रखने के लिए एक छोटा सा बात बता दूं कि संसार में जितनी संख्या दिखाई देती है, जो भी संख्या आंखों से दिखाई देती है, तो सब वास्तविक संख्या है। कहेंगे सर क्या √3 यस वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक संख्या है, भले अपरिमेय है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर ये जो है a0 a1 a2 an ये जो होने चाहिए वास्तविक संख्या होने चाहिए। और यहाँ पर बता रहा है कि an नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें से कोई भी a जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर 4x² लिख दिए और ये a का मान 0 हो गया तो 0x² यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। एक और शर्त है इसमें कि n एक अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n क्या है? n ये है, ये वाला 1 2 3 ये n, यानी कि ये जो पावर है, पावर यानी कि अभी ऊपर वाले परिभाषा में हम लोगों ने समझा था घात, इसके घात कभी भी क्या अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक भी ऊपर वाले परिभाषा में समझ गए थे हम लोग कि पूरा अंक होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। तो अऋणात्मक, अऋणात्मक यानी धनात्मक। तो हम लोग ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसका कोई एग्जांपल लेकर। x⁴ प्लस 2x² प्लस x, ठीक है। इस रूप में है कि नहीं है हम ट्राई कर लेते हैं। इस रूप में है, भले इसका वो जो पावर है घटते क्रम में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसी रूप में है। यहाँ पर जो a1 है यानी कि ये a1 एक वास्तविक संख्या है, a2 भी वास्तविक संख्या है, a3 भी यहाँ पर एक 1 होगा, या वास्तविक संख्या है। अब दूसरा चेक कर रहे हैं कि इसके चर के जो पावर यानी कि n है वो क्या है। तो चर के पावर n इसके क्या है? प्लस में है, यानी कि धनात्मक है, यानी कि अऋणात्मक है, और एक पूर्णांक भी है, भिन्न नहीं है, यानी कि ये क्या है? बहुपद है। सेम वही बात यहाँ पर फिर से दोहरा रहा है। अगला पॉइंट है बहुपद का पद, ठीक है। तो दूसरा हमारा परिभाषा जो था उससे मुझे बहुपद का ये एक रूप मिला था कि अगर कोई बहुपद का ये रूप हो तो इसमें ये प्रत्येक जो अलग अलग ये भाग है, ठीक है, जैसे कि ये एक अलग हो गया, ये अलग, ऐसे ये जो अलग अलग भाग है इसको क्या कहेंगे? बहुपद का पद, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे ये एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया, ये भी एक पद बना, ये भी एक पद बना, डॉट डॉट अनंत तक ये भी एक पद बन गया, ठीक है। तो बहुपद का पद क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसमें बहुपद का पद मतलब कि 2x² ये भी एक पद हो गया, और यहाँ से 7x ये भी एक पद हो गया, और 5 ये भी एक पद हो गया। तो इसमें टोटल कितने पद हुए? 3 पद हुए, ठीक है। तो ये हुआ बहुपद का पद। शायद समझ में आ गया होगा। ये सब अलग अलग जो भाग है सब बहुपद का पद है, यानी कि 1 2 3, इसमें 3 बहुपद का पद है। अगला है बहुपद का गुणांक। तो ये हमारा बहुपद है, तो इसमें बहुपद का गुणांक क्या होगा? इसमें जितने चर होंगे, ये x क्या है? हमारा सब चर है। तो इस चर के जो गुणांक होगा, ये चर का जो गुणांक होगा वो सब क्या होगा? बहुपद का गुणांक कहलाएगा। जैसे इसमें a1, इसमें a2, इसमें a3, इसमें an, ये जैसे कि यहाँ हमने लिखा है कि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an, यहाँ से निकाल करके ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बहुपद का गुणांक। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, इसमें बहुपद के गुणांक कितने हो जाएंगे? इसमें बहुपद के गुणांक हो जाएंगे 2, 7, 5। अगर अलग अलग पूछेगा अलग अलग चरों में कि बहुपद का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और x0 का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 5 हो गया, ठीक है। शायद समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि बहुपद का घात। तो बहुपद मैंने लिखा किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो जैसे इसमें देखा जाए कि उच्चतम घात क्या है इसमें, यानी चर के इसमें 2, इसमें क्या है 1, और इसमें चर के उच्चतम घात है 0। तो इसमें जो सबसे उच्चतम घात होगा 2, तो यही कहलाएगा बहुपद का
घात। ठीक है, जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुपद का घात होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगला है पद के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो पद के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे इसमें कितने पद हैं, एक पद है, इस बहुपद में भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। तो जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। ठीक है, और जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए दो पद है, इसमें भी दो पद है, ये x के पावर 4 + 1 में भी दो पद है। मतलब जिस बहुपद में दो पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे ही त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हो, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगला है एक शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद मतलब कि जिसमें चर के गुणांक शून्य हो। देखिए ये एक चर है, इसके गुणांक कितने हैं, शून्य है, ये भी, इसके भी गुणांक क्या है, शून्य है। तो जिसमें चर के गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया x का पावर 100 है यहाँ, लेकिन इसके चर के आगे इसका गुणांक क्या है, शून्य है, तो ये भी क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार सुन लेंगे इसकी परिभाषा, जिस बहुपद में चर का गुणांक शून्य हो उसे शून्य पदी यानी शून्य बहुपद कहते हैं। अगला है अचर बहुपद। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो भी एक बहुपद है, लेकिन किस बहुपद के अंतर्गत आते हैं, अचर बहुपद के अंतर्गत आते हैं। इसमें चर नहीं है लेकिन फिर भी ये एक बहुपद है। कैसे बहुपद है, इसमें चर है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जो कि लुप्त है। जैसे यहाँ 2, x का पावर हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 2। तो जितने वास्तविक संख्या है वो भी सब क्या है, बहुपद है, अचर बहुपद है। तो ये भी पॉइंट बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधारों पर बहुपद हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है, तो घात पीछे आपने समझा होगा, मैंने बताया था कि किसी बहुपद का जो उच्चतम घात होगा उसको बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें उच्चतम घात 1 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद या इसे कहीं कहीं रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये x, ये क्या हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया, x + 2 ये भी एक घातीय बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अधिकतम पावर क्या है, 1 है, इसके भी अधिकतम पावर क्या है, 1 है। ऐसे ही मान लिए हम 2 3 लिख दें, 2x + 4 ये भी क्या, इसके अधिकतम पावर कितने हैं, 1 है, तो ये भी क्या होगा, रैखिक यानी कि एक घातीय होगा। मतलब कह ले कि जिसके अधिकतम पावर 1 हो वो एक घातीय होगा। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघातीय कहेंगे। ये 2x² + 7x + 10, इनमें सब में इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो अधिकतम पावर जिसके 2 है उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, अगला है त्रिघातीय बहुपद, यानी जिसके अधिकतम पावर 3 हो। जैसे x के पावर 3 + 2x² + 2x + 4। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और चतुर्थ घातीय बहुपद जिसके अधिकतम पावर 4 हो। जैसे 4 x के पावर 4 + 4x³ + 2x² + 3x + 1, इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसलिए इसे
चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। यानी इसके घात देख लेना है, घात 1 तो एक घातीय यानी रैखिक, घात अधिकतम 2 तो द्विघातीय, अधिकतम घात 3 तो त्रिघातीय, अधिकतम घात 4 तो चतुर्थ घातीय। ठीक है, यानी घातों को देख करके बोलना है, पदों को नहीं। इसमें पद देखेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा। जैसे पद के आधार पर ये एक पदी है, पद के आधार पर ये दो पदी, ये भी दो पदी, लेकिन ये पद के आधार पर तीन पदी, लेकिन घात के आधार पर द्विघाती। ये पद के आधार पर चार पदी, लेकिन घात के आधार पर क्या है, त्रिघाती है। ये पद के आधार पर पंचघाती है, लेकिन घात के आधार पर चतुर्थ घातीय है। ठीक है, यानी पद में पद के आधार पर पद गिन के बताना है और घात के आधार पर अधिकतम घात देख करके बताना है कि कितने घातीय बहुपद है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुँचे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।